So there are different types of disorders that we were discussing. कल का जो था वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड बिहेवियर जो होता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइटी हो गया और डिप्रेशन हो गया. एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू दैट? ओके, आज करेंगे सेल्फ इंजुरी बिहेवियर दैट इज फाउंड अमंग एडोलेसेंट्स. सेल्फ इंजुरी मतलब खुद को हार्म पहुंचाना, खुद को तकलीफ देना. बट दिस इज नॉट सुइसाइडल इन नेचर. बस खुद को दुख पहुंचना है ताकि some of the stress will be released or which needs attention. So उसी फॉर्म में उसी हिसाब से सेल्फ इंजुरी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्फ इंजुरी, जैसे खुद को काटना, हेड बैंगिंग जो बोल रहे थे, सर को टकराना जाके दीवार से, पुलिंग दिस, ये हेयर पुल करते हैं, उसका एक नाम भी है ट्राइकोटिलोमेनिया करके. जो लोग बहुत सारे यंग लोगों का आपने देखा होगा, ये गंजा हो जाता है फ्रंट हेड. ये इनको आदत है, पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो एक एक बाल खींच के निकालते हैं. दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड ट्राइकोटिलोमेनिया. सो स्क्रैच करते हैं, नहीं तो आग में हाथ दिखा के जलाने का कोशिश करते हैं, फिंगर्स घुसा देते हैं, कैंडल का गरम वो निकलता है जो वो खुद के स्किन पे डाल के पैटर्न्स बनाते हैं. दिस इज सेल्फ इंजुरी, फॉर्म्स ऑफ सेल्फ इंजुरी जो है. इस केस में कैसे हमको पता चले कि ये लोग सेल्फ इंजुरी में बेस्ट है? हमको दिखेगा, जैसे आप लोग भी बोल रहे थे, कट मार्क्स हाथ में, पैर में, पेट पे, नहीं तो ये मार्क्स करते हैं ब्लेड लेके या कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके. पेंसिल शार्पनर हो गया, कोई छोटा सा चाकू हो गया, नेल्स हो गए, नहीं तो छोटे छोटे कांटे जो होते हैं वो लेके खुद को हार्म पहुंचाते हैं. फिर उसके बाद दे स्टार्ट कवरिंग देयर हैंड्स एंड लेग्स, क्योंकि कोई देख लेगा करके. और आपको पाए जा सकते हैं उनके पास ये सब शार्प ऑब्जेक्ट्स, नहीं तो बॉक्स कटिंग जो है वो some devices that is used for cutting or pinching. And most of the time they lock themselves inside the bedroom or bathroom. So जब स्पेशली ये कब होता है, when there is a bad day, उनका दिन खराब गया हो, कभी उनको ज़्यादा मन दुख हो रहा हो, नेगेटिव सिचुएशन कुछ हो गया, सो इस सिलसिले में दे लॉक देमसेल्व्स इन द सेपरेट रूम. फैमिली के मेंबर्स जो हैं जिनके साथ ये लोग बहुत ही फ्री होते हैं, उनके साथ ये शेयर भी कर सकते हैं. तो उसी के हिसाब से we get to know that this youngster is going through a lot of difficulty which he or she is not able to handle. तो उसको फिर एड्रेस करना होता है. So what could be the causes for self injury? क्यों करते हैं ऐसे, क्या कारण हो सकता है? बहुत सारे कॉजेज तो है सर, देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सोशल सेटअप से आते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी भी इनका होता है, तो डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं. ये एक है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं जब अपना इंडिविजुअलिटी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करो तो ऐसे अटेंशन सीकिंग बिहेवियर जो बोलते हैं, ये भी हो सकता है कि अटेंशन पाने के लिए वो जो बोलते हैं कोई उनको ध्यान नहीं दे, तो ऐसे ये लोग करते हैं. एज अ रिस्क टेकिंग बिहेवियर ये दिखाई देता है. नॉन वर्बल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, गुस्सा आया कुछ नहीं बोलेंगे, जाके अपने आप को बंद कर लेंगे, या दे विल ट्राई टू बैंग देयर हेड, सर को टकराएंगे, गुस्सा करके सर को टकराएंगे, कुछ करेंगे. दिस इज अ वे फॉर रिलीविंग देयर एंजाइटी एक्चुअली.
ये क्यों करते हैं, ये नहीं कि इसको आदत है करना इसीलिए करता है, ये उनको ऐसे करने से थोड़ा सा रिलीफ, राहत मिलती है, जो एंजाइटी होता है उनको उससे राहत मिलने के लिए भी करते हैं। फ्रस्ट्रेटेड जब फील करते हैं, ज़्यादा डर जाते हैं कभी कभी किसी के बोलने से, किसी के प्रेजेंस से, तो ये सब देखने को मिलता है। स्पेशली गर्ल्स जो होते हैं उनको अगर कोई एब्यूज़ करता है, सेक्सुअली एब्यूज़ करता है, देखा गया है बहुत टाइम ऐसे भी, जाके वो खुद को छुपा लेते हैं, जाके अवॉइड करने के लिए सिचुएशन बैठ जाते हैं और दे कीप प्लेइंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, वो अपने हाथ में काटने का वो हैबिट करते हैं। To get acceptance or to get included in a group, so that they will feel कि मैं भी ग्रुप में इंक्लूडेड हूँ, इसीलिए भी कर सकते हैं। एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ पनिशमेंट, खुद को पनिशमेंट देने की वजह से ये लोग ऐसे बिहेवियर्स भी दिखा सकते हैं। दिस कुड बी द डिफरेंट वेज ऑफ कॉजिंग सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर, अगर उनको ना पसंद आए किसी का प्रेजेंस वो भी। सुइसाइड हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे आज, क्योंकि जो डिप्रेशन कल बात कर रहे थे, डिप्रेशन अगर सीवियर हो तो सुइसाइडल थॉट्स उनको आते हैं रिपीटेडली, दैट थिंक अबाउट एंडिंग देयर लाइफ, नहीं तो बोलते भी है मैं नहीं हूँ तो अच्छा होता, मेरे होने से ही सब प्रॉब्लम है, मुझे मर जाना चाहिए, ये सब इनको आदत होता है बोलने की। सो सुइसाइड इज अ इंटेंशनल सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर, जिसमें जानते हैं उनको ऐसे नुकसान पहुंच सकता है, फिर भी ये लोग सुइसाइड अटेम्प्ट करते हैं या करने की बात करते हैं। सो देयर आर मेनी प्रेडिक्टर्स इन, और रिस्क फैक्टर्स जो बोलते हैं, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं सुइसाइड किस किस को करने को मन कर रहा है। देयर कुड बी पर्सनल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ये जो कॉजल फैक्टर्स होते हैं। पर्सनल फैक्टर्स, फिजिकल हेल्थ, अगर कोई मेडिकल कंडीशन किसी को है, जब भी देखो बच्चों को भी कभी कभी हो जाता है, और उनको अगर चिढ़ आ जाए अपने आप, रोज रोज कितना डॉक्टर के पास जाएंगे, कितना इंजेक्शन लेंगे, ये सब चिढ़ के हिसाब से ये लोग सुइसाइडल बिहेवियर दिखा सकते हैं फॉर दिस पर्सनल फैक्टर्स। नहीं तो अगर क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन हो गया, कहीं कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है थ्रू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, उसी सिचुएशन में भी ये लोग सुइसाइडल हो सकते हैं। यंगर एडोलेसेंस में इम्पल्सिविटी ज़्यादा हो तो ये लोग सैडनेस को अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो दे कैन गेट एंग्री एंड ट्राई टू एंड देयर लाइफ ऑल्सो। सो घर पे अगर गन है किसी का, या मेडिसिन, इसीलिए मेडिसिन पे लिखा रहता है कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। घर पे अगर बहुत इजीली यहाँ वहाँ अगर मेडिसिन वगैरह जो मारात्मक होते हैं, मेडिसिन वगैरह इधर उधर रखो तो दे कैन ऑल्सो मिस यूज दैट और यूज दैट टू एंड देयर लाइव्स। देयर आर अदर ways of harming themselves that they can follow. फियर ऑफ रिजेक्शन भी एक कारण होता है, पर्सनल फैक्टर जो होता है, उनको डर लगता है कि हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे हम सोच रहे हैं, किसी के समझ में नहीं आएगा, हम जैसे हैं किसी को पसंद नहीं है, और बिकॉज ऑफ देयर सेक्सुअलिटी और देयर आइडेंटिटी, रिलेटेड टू देयर सेक्सुअल आइडेंटिटी, दे कैन बी फ्रस्ट्रेटेड। इसी वजह से भी वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं। सोशल फैक्टर्स, वैसे पर्सनल फैक्टर्स हो गए, जैसे सोशल फैक्टर्स भी ऐसे हैं जो एडोलेसेंस में दिखता है। ऐसे देखा गया है कि जो लड़कियां होती है उनका अटेम्प्ट होता है ज़्यादा, लेकिन जो लड़के होते हैं उनका सक्सेसफुल रेट ज़्यादा होता है लड़कियों से। सोशल आइसोलेशन हो गया, नहीं तो अल्कोहलिज्म ज़्यादा एडिक्शन हो गया, तो ये लोग भी सोशल फैक्टर की वजह से भी घर पे अगर पता चल गया बैठ के पी रहे थे, पापा ने देख लिया तो मार पड़ेगी या घर पे डांट पड़ेगी, फियर ऑफ रिजेक्शन आ जाता है। देन दे ट्राई टू एंड देयर लाइफ और डू सम हार्म टू देमसेल्फ सो दैट दे कैन बी सेव्ड फ्रॉम द बिगर नेगेटिव सिचुएशन एट होम। सो
देर आर वार्निंग साइंस एक्चुअली। ये जो सुसाइड है इतना तो डरावनी लगती है सुनने में भी, जिसके ऊपर बीतती है वो सोचिए कैसे कितना बुरा लगता होगा उन पेरेंट्स को। सो उसको कैसे पहचाना जाए। देर आर वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड, जैसे कि हो गया चेंज इन पर्सनैलिटी और चेंज इन बिहेवियर, जिसमें उनको जब लगातार उनको सैडनेस रहेगा, जब भी देखो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो इन्वॉल्व होते थे, पापा का तबीयत ठीक नहीं है भागदौड़ करते थे, दादा दादी नाना नानी सबके साथ मतलब अटैच होते थे। इस सीरियस डिजीज में जो चेंज इन डिजीज तो नहीं, सुइसाइडल एरिया में जब आ जाते हैं थॉट्स उनको आते हैं, तब उनका एपैथी मतलब नो इमोशन एट ऑल, उनको कोई फर्क ही जैसे नहीं पड़ता है, वैसे बिहेव करेंगे। दे विल स्टेयर ब्लैंकली, कुछ बोलो तो ब्लैंक लुक देते हैं। एंजाइटी उनको होता है, कुछ तय नहीं कर पाते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं। और बिहेवियर में भी चेंज दिखता है, जैसे कंसंट्रेशन नहीं होता है उनको स्टडीज में, घर के काम पे भी नहीं मन करता है, अपना खुद का केयर नहीं ले पाते हैं, उनका डेली चोर्स जो है वो फिनिश नहीं करते हैं, उनको लीजर एक्टिविटीज में भी कोई दिलचस्पी नहीं होती है। एंड स्लीप पैटर्न में चेंज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वार्निंग साइंस ऑफ सुसाइड। स्लीप पैटर्न में ज़्यादा सोते हैं या बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं आती है उनको, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सुबह क्या आधी रात को ही उठ के बैठ जाते हैं, फिर उनको नाइट में आते हैं। और ईटिंग हैबिट्स में भी चेंजेस आते हैं, खाने को मन नहीं करता है या ज़्यादा खा लेते हैं, माइंडलेसली खाते हैं। देन दे हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, उनको इतना इम्पल्सिव होते हैं, उसी एम मोमेंट पे वो एक्ट करते हैं हर सिचुएशन पे। सो ये भी एक वार्निंग साइन है। लो सेल्फ एस्टीम हो जाना, सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। फ्यूचर के बारे में कोई आशा नहीं रखते हैं, वो मेरा क्या है, मैं मुझे उतना दूर की सोचने की बात नहीं है, मैं तो रहूँगा नहीं, ऐसी ऐसी बातें भी बोलते हैं। अगर कोई रिसेंट लॉस है, अगर कोई पेरेंट का डेथ हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया पेरेंट्स का, नहीं तो रिलेशनशिप इश्यूज आ गया, कोई फ्रेंड था उनको रिजेक्ट कर दिया या झगड़ा हो गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इशू भी होता है, बच्चे छोटे हैं लेकिन दे गेट इमोशनली वेरी अफेक्टेड व्हेन सच रिलेशनशिप हैजर्ड्स हैपन। और ये लोग नॉर्मली लिखते हैं और या बात भी करते हैं, जैसे बोलते बोलते ये लोग बोल देंगे मेरा मर जाना ठीक रहेगा, मैं नहीं होता तो कितना अच्छा होता, मैं तो मेरे घर पे मेरी कोई वो नहीं है, मेरा होना ना होना के बराबर है, सब अच्छे से रहेंगे मेरे जाने के बाद। ऐसे ऐसे वो वर्बली भी एक्सप्रेस करते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन दे आर सेइंग ऑल दिस थिंग्स एंड टेक एक्शन, एक्चुअली उनको लेके हेल्प के लिए जाना है। सुसाइड असेसमेंट एक स्केल भी है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको आदत है कैसे असेस करें इतना इसका सुसाइडल रिस्क कितना है। सो उनके पास लेके जाना चाहिए। नॉर्मली साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल सोशल वर्कर्स, इनको आदत होता है टू असेस द रिस्क इन्वॉल्व इन somebody's behavior which might lead to suicide. Okay. And then we'll discuss about adolescence and mental health. किस किस को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की डर होता है और क्यों होता है। एक्चुअली एडोलेसेंस जो है इसी टाइम पे ज़्यादातर मेंटल डिजीजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसा है, क्योंकि हर तरीके का डिस्टर्बेंस होता है, बैलेंस और डिसबैलेंस भी होता है, इसीलिए जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं इस टाइम पे, तो दिस कुड लीड टू suicidal behavior या other psychotic disorders. So there is a term which means there is some serious mental illness, psychosis बोलते हैं उसको। Neurosis भी एक है, there are two types of mental diseases actually which you can refer to broadly.
ब्रॉडली बोला जाए तो न्यूरोसिस और साइकोसिस बोल सकते हैं। द डिफरेंस इज न्यूरोसिस में जो है द सफरिंग पर्सन इज अवेयर अबाउट द डिफिकल्टीज दे आर गोइंग थ्रू। उनको मालूम है कि मुझे हेल्प की जरूरत है, नॉर्मली दे टॉक अबाउट इट एंड बाकी सबको हेल्प के लिए पूछते हैं और खुद भी जाते हैं हेल्प के लिए या ओपन अप करते हैं। साइकोसिस में दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर मेंटल कंडीशन, उनको सब सही लगता है, उनको कोई दिखाई देता है, किसी के साथ इमेजिनरी लोग से बात करते हैं और उनको इतना रियल लगता है कि वो दूसरे को पूछना जरूरी नहीं समझते, उनको लगता है यही मेरा रियलिटी है। अनरियल ऑब्जेक्ट देखना, अनरियल बातें सुनना, किसी की प्रेजेंस फील करना, ये सब होता है। तो ये जो puberty period है that we all are these adolescents are going through, actually there is it's a very complex interaction between the brain and endocrine glands, क्योंकि ये ब्रेन कंट्रोल करता है ये सिक्रेशन सब हार्मोनल ग्लैंड्स का। अगर उससे कुछ डिसबैलेंस हो जाए तो that also could lead to different experiences which are not very common to be observed in adolescent period। तो ये उनका हो गया जैसे मूड फ्लक्चुएशन, इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया। इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब बिना सोचे समझे काम कर जाना कुछ। इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया ये बिना सोचे का, इम्पल्सिविटी ज़्यादा होता है उनमें। इम्पल्स मतलब उसका हिंदी क्या होता है इम्पल्स का? इम्पल्सिविटी, इम्पल्सिविटी उनका ज़्यादा होता है। So they will have reduced interest in regular activities, जैसे रोज रोज करने के activities जो होते हैं, they don't take any interest in these regular activities। किसी किसी का एंगर आउटबर्स्ट ज़्यादा होता है, सबको गुस्सा, इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, मारपीट पे उतर आते हैं। So what are the reasons for not seeking help? इनको तो ये प्रॉब्लम्स होता है, ये हेल्प क्यों नहीं मांगते हैं? मेंटल हेल्थ भी एक डिजीज है, मेंटल हेल्थ इलनेस इज ऑल्सो अ डिजीज लाइक आप फिजिकल इलनेसेस। तो क्या कारण हो सकते हैं कि ये लोग हेल्प के लिए नहीं जाते हैं, या उनके पेरेंट्स भी अगर देखे भी तो बिहेवियर चेंजेस और उनके मूड डिसऑर्डर्स देखते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं मालूम होता है, खुद को भी नहीं मालूम होता है कि उनका साथ ऐसे प्रॉब्लम है करके, और जो देखते हैं वो लोग भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड बाय आवर सोसाइटी एंड बाय आवर। So they have poor insight into the problem and irrational belief patterns जो है उनका, वो समझते हैं कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, ताकि सब समझेंगे ही नहीं। So no point in sharing or discussing about how I am feeling or what I am seeing or what I am doing is actually a real world for me। ये सब बोलने को ये ज़रूरी नहीं समझते हैं। और ये जो स्टिग्मा होता है कि कोई ठप्पा न लगा दे कि हम लोग तो अनपढ़ है, तो चलो झाड़ फूंक के लिए चले गए, ऐसे भी करते हैं जब इनको दिखता है। तो शर्म भी एक आता है, शेम एंड गिल्ट वो फील करते हैं व्हेन देयर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू ऑल दिस डिस्टर्बिंग फेजेस। तो ये सब हो गया उनका कारण ना हेल्प हेल्प नहीं लेने का, प्रोफेशनल हेल्प के लिए नहीं जाने का। Then psychosis, as I was saying, psychosis is a serious mental illness which is हमारे ब्रेन का भी उसके साथ, our brain is actually the central point in taking care of all the sensory modalities, जो sensory feelings आते हैं हमको from 5 sensory organs। उसके बावजूद अगर उनको दिखे जो environment में present ना हो, for example hearing somebody voice, ये लोग ऐसे मतलब there is a common disease called schizophrenia, जिसमें ये शुरू होता ही adolescence में। तो schizophrenics जो होते हैं उनको hallucinations and delusions बहुत होते हैं। hallucination में जो इनको दिखता है या इनको hallucinate करते हैं about sensing somebody's presence or seeing something or hearing something,
सेंसरी या ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होता है उनको, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको लगेगा कोई उनको बोल रहा है कि इधर से कूद जाओ, नहीं तो तुम्हारे आगे जो है तुम्हें मारने का कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसी बातें उनके दिमाग में आता है, तो एक्चुअली विच इज नॉट रियल। तो उनको दिखता भी है देयर इज अ नाइस मूवी विच इफ यू वांट टू वॉच आल्सो यू कैन वॉच, वो ऑस्कर विनिंग मूवी था ऑन स्किज़ोफ्रेनिया, अ ब्यूटीफुल माइंड। तो उसमें भी इस डिजीज में डेल्यूजन भी होता है उनको, डेल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन, जैसे बाकी सब मेरे अगेंस्ट है, मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन और असलियत में बाकी लोग जो है खुद में डिस्कशन करते रहते हैं, बट इनको लगता है कि द पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट मी ओनली, दे आर ट्राइंग, दे आर प्लानिंग टू किल मी, और ये मेरे एनिमीज जो है वेश बदला के आए हैं इन माय फ्रेंड्स फॉर्म, एंड दे माइट do something harmful to me. So these are all psychotic cases which experience these symptoms actually. So how to identify psychosis? कैसे identify करेंगे हम कि किसी को psychosis, somebody is psychotic or suffering from psychotic disorder. So they report actually unusual sensory experiences. Like इसमें हो गया they hear voices or sounds जो बाकी सबको उनको सुनाई नहीं देता है, लेकिन इनको सुनाई देता है। कोई बात कर रहा है इनसे, ये लोग भी हाथ पैर यूज करके बात करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ऑन द रोड ऑल्सो, जैसे घूमते रहते हैं वो किसी किसी से बात करते रहते हैं, ये सब उनको बहुत ही रियल लगता है। वॉइसेस सुनते हैं, वो उसका रिप्लाई भी देते हैं। जैसे क्लास में भी बैठे हैं तो उनको किसी उनका दिमाग किसी और में रहता है, एंड देयर आर वॉइसेस गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द पर्सन, जैसे बोले कि इधर से कूद जाओ, उधर से भाग जाओ, ये तुम भागो, पीछे तुम्हारे एनिमीज है, तो बिना मतलब कि वो भागने लगते हैं। नहीं तो उनको लगता है कि उनके ऊपर कोई क्रॉल कर रहा है, जो इंसेक्ट है या जो क्रॉलिंग सेंसेशन उनको आता है, तो खुजली होती है उनको बिना कारण। सोचते हैं कि चींटियां चढ़ गए उनके ऊपर, पूरा भरा हुआ है सर में, लगता है उनको ज़्यादा वो इंसेक्ट हो गए हैं, या इमेजेस उनको दिखते हैं। नहीं तो उनको स्मेल या टेस्ट आता है किसी बिना कारण के, बिना कुछ है उनको लगता है कि उनका मुंह बिटर हो गया, नहीं तो वो मीठा लग रहा है पेट, तो मुंह में कैसे सेंसेशन आते हैं, बोलते हैं भी है। थॉट डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो, क्योंकि ये सीरियस मेंटल इलनेस है, ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ देखने के लिए या सुनने के लिए लिमिटेड नहीं है, ये दे गो थ्रू थॉट डिस्टर्बेंसेस ऑल्सो, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज अफेक्टेड होते हैं। So they will have difficulty in arranging their thoughts into a proper pattern. जैसे हम सोचते हैं वो लोग वैसे नहीं सोचते हैं, दूसरे तरीके से उनका थॉट अफेक्ट होता है। वो सेम चीज़ देखेंगे लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन विल बी डिफरेंट। उनको लगता है कि ये टॉपिक जो बात कर रहे हैं बाकी सब, ये सब मेरे बारे में है। सो उनको उनके थॉट के हिसाब से दे विल फॉर्म देयर इनर वर्ल्ड, एंड अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट अपॉन दोज थॉट्स। सो सडन बिलीफ वो उनका होता है कि कोई दूसरा गॉड मुझे बोल रहा है, मेरे से भगवान ने बोला था ऐसे करने के लिए। ऐसे भी बोलते हैं, चाकू लेके छुपा के चलते हैं, कहाँ से लाया, क्यों पकड़े हो, तो वो बोलेंगे कि बोल सकते हैं कि मुझे फलाना वो गॉड या कोई सीरियस नेता कोई बोला है मुझे, या तो मुझे बना दिया गया है किसी का लीडर, तो मुझे इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ये सब मेरे बच्चे हैं तो इनको प्रोटेक्ट करना मुझे दिया गया है राइट, सब ये सब बोल सकते हैं। So this is a thought disturbance which is affecting the schizophrenic or the psychotic patients, that they are getting affected so badly. There will be disorganized motor activities and behaviors also, जैसे बड़बड़ाते रहना, मटर करते रहते हैं, खुद बिना कारण हंसते रहते हैं, which is inappropriate or not correct for the situation at
होम और एट स्कूल ज़्यादा उनको एनर्जी आती है, कभी कभी समटाइम्स दे डोंट डू एनीथिंग, और समटाइम्स कभी बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं कि जैसे मोम जैसे फ्लायबल हो जाते हैं फिर, तो कैटाटोनिक स्टूपर बोलते हैं उसको। तो जेस्चर करना, एक जगह से हिलना भी नहीं होता है, कभी कभी इतना भाग दौड़ करते हैं कि वो टायर्ड भी नहीं होते हैं, मेंटेन करते रहते हैं वही आदत, वही और स्लीप हाइजीन नहीं फॉलो करते हैं, खुद का हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड अमंग द साइकोटिक्स, एंड ये डिसऑर्डर सारे शुरू होते हैं इस हार्मोनल चेंजेस जब ज़्यादा होता है, इसीलिए उनका शुरू होता है एडोलेसेंस पीरियड में। सो वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट। और दूसरा एक डिसऑर्डर है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, इसको हाइपर काइनेटिक सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्यों, ये जो इसका इंडिकेटर्स है, द चाइल्ड विल बी वेरी इनअटेंटिव, और अटेंशन का डेफिसिट होता है, अटेंशन उनको ज़्यादा नहीं दे पाते हैं ये लोग, एक एक्टिविटी करते हैं फिर भाग के दूसरा एक्टिविटी, कोई भी फॉर एग्जांपल ये बचपन से शुरू हो जाता है, बिफोर द एज ऑफ 12 एक्चुअली ये शुरू हो जाता है, 12 साल के पहले से। तो ये क्या करते हैं, अगर कल फॉर एग्जांपल कलर कर रहे हैं, कुछ कोई पिक्चर कलर कर रहे हैं, तो वो खत्म नहीं हुआ दूसरा जंप कर लिए, जैसे एक मोटर उनको लगा है, भागते रहते हैं, घर में भागते रहते हैं, सुनते नहीं है, अटेंशन नहीं देते हैं, हाइपर एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं जैसे। और ये लोग बहुत मतलब मोटा ज़्यादा नहीं होते हैं, ADHD जो बच्चे होते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम होता है। ये समटाइम्स ये इतना दूर तक नहीं जाते हैं, कभी कभी ठीक भी हो जाता है इफ आइडेंटिफाइड एट द राइट टाइम, और किसी किसी का ये कंटिन्यू करता रहता है, किसी किसी का बच्चों जैसे, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये डायग्नोज कैसे किया जाए, क्योंकि समटाइम्स बच्चों की एज की वजह से वो लोग वैसे भी हाइपर एक्टिव होते हैं, और कभी कभी ये ADHD का भी प्रॉब्लम होता है, और एक है ADD, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ओनली, ये हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं बट उनको अटेंशन देना ज़रूरी नहीं समझते किसी बात को, स्कूल में या क्लासरूम में या एट होम ऑल्सो। तो ADD और ADHD दो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों को लेके, जो हो सकता है इस एज पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कैसे हम आइडेंटिफाई करें, देयर आर इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी, ये तीनों इंडिकेटर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई ADHD किड्स, ADHD इन एडोलेसेंस। इनअटेंशन में वो क्लोज अटेंशन नहीं दे पाते हैं डिटेल्स को, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं, उल्टा लिखते हैं, N को M लिखेंगे, W को M लिखेंगे, B को D करेंगे। ये बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं, बट इन बच्चों में ये कंटिन्यू करता है, इन स्पाइट ऑफ रेक्टिफाइंग ऑल द मिस्टेक्स ऑल द टाइम, दे विल कंटिन्यू डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो दे उनका फिर वो घुमा के आ जाते हैं चीज़ें, ज़्यादातर वो लोग जो जाते हैं स्कूल में पेंसिल बॉक्स भूल जाते हैं, बुक भूल गए, रोज रोज एक वाटर बॉटल लेके घुमा देते हैं, लेके नहीं आते हैं, अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बच्चे जो है बचपन में से, नॉर्मली बच्चों की आदत है कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर नहीं करना, देना नहीं है किसी को, पर इनके केस में उल्टा देखा जा सकता है कि दे आर नॉट केयरफुल अबाउट देयर ओन पोजीशंस ऑल्सो। हाइपर एक्टिविटी जो है, हाइपर एक्टिव इतने होते हैं कि हाथ पैर उनके जैसे बोलते हैं बात करते हैं, कभी भी एक जगह पे बैठते नहीं हैं, तुरंत ही उठ जाते हैं सिचुएशन में, अगर कभी बैठे हों तो रेस्टलेस फील करते हैं, किसी भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, और ज़्यादा बात भी करते हैं ये सारे बच्चे जो हैं। इम्पल्सिविटी की वजह से मोस्ट ऑफन वो देखा गया है कि क्वेश्चन पूछने से पहले ये आंसर दे देते हैं,
इम्पल्सिविटी जो होता है, बिना सोचे समझे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ टीचर का, उनके मुंह से आंसर निकल जाता है, सही हो या गलत हो। ये लोग अपने टर्न जो आता है उसके लिए वेट करना उनके लिए नामुमकिन है। अपने टर्म मतलब उसका जो बोलते हैं वेटिंग टाइम, ये उनका कम ही होता है। नॉर्मली ये जो ADHD सिम्टम्स है 12 साल के पहले से दिखते हैं और ज़्यादा दिन तक चलते हैं, क्योंकि ये एडल्टहुड में भी दिखता है, ये हाइड हो जाता है, फिर इतना नहीं होता है, बट सम सिम्टम्स कंटिन्यू टू शो अप। जल्दी जल्दी बात करना, और एक सिम्टम होता है ये लोग बहुत फास्ट बोलते हैं। Then comes conduct disorder. Conduct disorder is also a problem that will be found among adolescents. ये इन्वॉल्व करता है repetitive and persistent pattern of behavior. Like जानबूझ के ये लोग रूल्स तोड़ेंगे, जानबूझ के बदमाशी करेंगे, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है। ये नॉर्मली साइकोसोशल एनवायरनमेंट में या फैमिली रिलेशनशिप अगर अच्छे ना हो तो जाके वो और स्कूल में अगर फेलियर हुआ है, स्कूल में अगर उनका ज़्यादा वो पढ़ाई में मन नहीं होता है तो बदमाशी करते रहते हैं। ये इनका एक फर्स्ट इंडिकेटर होता है रूल तोड़ना, जो रूल होता है स्कूल का वो तोड़ते हैं। तो ज़्यादा बुली करते हैं ये लोग, ज़्यादा फाइट करते हैं, क्रूएल होते हैं ज़्यादा एनिमल्स को लेके, जैसे छोटे छोटे कुत्ते का जो पिल्ला होता है उसको लेके गर्म पानी में डुबोना, ये देखे हैं करते हुए बच्चों को। उसके पेरेंट्स आए थे दिखाने के लिए, तो कुत्ते का बच्चे को लेके गर्म पानी में, चावल के पानी में बिठाए थे, उसमें डाल दिया। ऐसे ऐसे बदमाशी सब करते हैं, आग लगा देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं ये बच्चे। पकड़े जाने पर वो मानते नहीं है कि ये उन्होंने किया है। Then there is this oppositional defiant behavior, जिसमें वो लोग डिसोबीडियंट होते हैं और डिफाई करते हैं रूल, उनको जो भी बोला जाए उसको मानते नहीं है, उसका उल्टा करते हैं। उनको कुछ करने के लिए बोलो तो उसका उल्टा करते हैं। जैसे बोल रहे थे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स इस एज पे दिखता है, क्योंकि दे बिकम कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी इमेज, हाउ दे लुक एंड हाउ पीपल आर परसीविंग देम। सो ईटिंग डिसऑर्डर इस एज पे पाया जाता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया जो हम बोल रहे थे, एनोरेक्सिया नर्वोसा में उनको पुअर बॉडी इमेज की वजह से ये लोग हर वक्त प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं विद द थॉट हाउ दे आर लुकिंग, हाउ पीपल आर परसीविंग देम, इसीलिए खाना भी कम कर देते हैं, न्यूट्रिशियस खाना भी कम हो जाता है उनका, तो उसके रिलेटेड बाकी डिजीजेस भी उनको आ सकते हैं। बुलिमिया नर्वोसा, उसमें उनको डर लगता है कि मोटे हो जाएंगे ज़्यादा, इसीलिए तो लोग उनको तो मतलब ग्रीडी होते हैं तो खा लेते हैं, खाने के बाद फिर गिल्टी फील करके उसको निकालते भी है, बैठ थ्रोइंग अप, तो जबरदस्ती वो उल्टी करके उसको निकालते भी है। सो दिस इज अ साइकिल दैट कंटिन्यूज ड्यूरिंग बुलिमिया। सब्सटेंस एब्यूज, खैर आप लोगों ने कहा था कि आपके स्कूल के बच्चों को इतना आदत नहीं होता है, अच्छी बात है, लेकिन इफ देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस एब्यूज और सब्सटेंस यूज, तो ये जब भरते जाते हैं तो ये डर रहता है। जैसे ये लोकल अल्कोहल एक मिलता है, देसी ठर्रा जो बोलते हैं ना, कभी कभी ये बच्चे, पेरेंट्स जो डेली वेज वर्कर होते हैं उनके बच्चे भी उनको दे देते हैं। सो ये भी उनको आदत पड़ने का डर रहता है। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, ये सब रिस्क होता है ज़्यादा सब्सटेंस यूज की वजह से। ये खा के फिर बदमाशी करते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन द सेंसेस एनीमोर। वो इस एज पे देखा गया है सेक्सुअल बिहेवियर भी ज़्यादा उनका प्रॉब्लम होता है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। if they had the privilege of talking to their parents or to the teachers, or if they had the provision of sex education, then they would have not done these problems
they would have not shown this problem, क्योंकि उनको मतलब पता नहीं होता है क्या सेफ है क्या अनसेफ है, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उनको ये सीरियस इश्यूज है। सो एग्जीबिशनिज्म एक हो गया, जैसे कपड़ा निकाल के घूमना, ये सब देखा जा सकता है। In addition to that, there are other problems also they face because of their sexual behavior and because of their curious nature. Actually, this is the age problem that they are going through many issues. वायलेंस देखा गया है कि ज़्यादा वायलेंट एक्टिविटीज़ वो उनका झगड़ा मोड़ लेना और कंटिन्यू करना, फाइटिंग, स्कूल का फाइटिंग लेके आगे फिर हॉस्टल में कंटिन्यू किया, वैंडलिज्म करते हैं, तोड़ फोड़ करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ना, ये सब देखते हैं। these are available in such kids. दूसरा एक है सेक्स ओरिएंटेशन एंड सेक्स रिलेटेड मैलअडैप्टिव बिहेवियर। जैसे ये सोसाइटी हमको असाइन करता है टू विच सेक्स वी बिलोंग टू। सो बर्थ असाइन सेक्स अगर है, उसके साथ उनका जो वे दे फील इज नॉट इन कोहेरेंस, देन उनको प्रॉब्लम होता है। दे आर स्केर्ड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द क्लोजेट एंड उनको फिर वो बिहेवियरल इश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर तो उनको शर्म आएगा, ये लोग बात नहीं करेंगे, कौन सा बाथरूम यूज़ करेंगे, उनको तो लगता है कि हम लड़की हैं तो लड़का कैसे बोले खुद को, उनको प्रॉब्लम होता है, घर पे डांट पड़ती है। सम एडोलेसेंट्स आल्सो ड्रेस अप लाइक, लड़का है लड़की जैसा ड्रेसअप होता है, देखे होंगे आप, वो नेल पॉलिश भी लगा के बड़ा खुशी होती है, उनकी खुशी दुगना हो जाता है। when they use nail polish, they wear dresses in the hostel also. They dress, you must have observed, I don't know if you have observed, they sometimes dress up like girls or girls dress up like boys because they feel otherwise than the gender that is assigned to them at birth. तो उस सिलसिले में इसीलिए पहले तो नहीं था, अभी क्योंकि वो लीगली भी उनको स्टेटस मिला है, LGBTQ का, लेस्बियंस, बाइसेक्सुअल्स और गेज या क्यूयर पीपल, वो इनको इंटरेस्ट जिसमें होता है ये सब देखने को मिलता है कि नॉर्मलाइज करने की चाहत है उनको लगता है कि सबको तो ये सब है जो नॉर्मल करके परसीव करना चाहिए, उनको क्यों प्रॉब्लम होती है। There is also something called learning disorder. ये जो learning disorder है, give me 1 second please. There is something called learning disorder. ये जो learning disorder होता है developmental disorder भी है, और जिनको language problems होता है, ADHD में जैसे बताए, attention deficit की वजह से वो लोग कुछ भी सही तरीके से सीख नहीं पाते हैं। तो हाइपर एक्टिविटी के उस हालत में वो गलत सलत बोल देते हैं। इफ लैंग्वेज क्लास इज गोइंग ऑन, इफ दे आर उनको अगर कुछ सिखा रहे हैं तो उल्टा पुल्टा वो करते हैं। लो मोटिवेशन भी इसके लिए लर्निंग डिसऑर्डर जो होता है उसमें एक मेजर प्रॉब्लम है डिसलेक्सिया, जिसको स्पेशल लर्निंग डिसऑर्डर होता है, SLD। ये डिसलेक्सिक्स जो होते हैं दे हैव अ प्रॉब्लम अर्ली चाइल्डहुड में, जो है उनको अटेंशन डिफिकल्टी भी होता है बचपन में। इसीलिए ये एक दूसरे से सेपरेट करना, ये डिसऑर्डर जो है मुमकिन नहीं होता है कभी कभी, बिकॉज द सिम्टम्स लुक लाइक द सेम, लेकिन वो डिसऑर्डर दूसरा होता है। इसीलिए you need to go to the expert and find out actually what the child is going through and what kind of disorder it could be classified into.
तो SLD जो होता है वो अटेंशन डिफिकल्टीज होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज उनको होता है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होता है कौन सा लेटर, जैसे बी को डी लिख दिया, डी को बी करते हैं, डब्ल्यू और एम में प्रॉब्लम होता है, करेक्शन कराने के बाद भी वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, साउंड और लेटर वो जो है उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है उनको, लेटर रिवर्सल जैसे बोले, वोकेबुलरी उनका बहुत ही लिमिटेड होता है, सिमिलर वर्ड सिंपल वर्ड होता है उसको वो कैच नहीं कर पाते हैं। उनका ओरल रीडिंग स्किल्स भी अफेक्टेड होता है, जैसे पढ़ते पढ़ते ये लाइन ओमिट कर देते हैं या वर्ड जंप कर करके पढ़ते हैं, एडिशन में उनको प्रॉब्लम होता है, स्लो रीडिंग रेट उनका रहता है वो। देयर इज क्योंकि इंडिया में डिसलेक्सिया एक डिसेबिलिटी के वजह होती है, डिसेबिलिटी में गिना जाता है डिसलेक्सिया। सो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के चिल्ड्रन है वो बच्चे जो है उनको सपोर्ट देने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस भी है। उसके लिए 2018 में आरपीडी एक्ट करके एक कोर्स में आया था, गाइडलाइन उसका दिया हुआ है, जैसे कैसे उसको असेसमेंट किया जाए। सो स्क्रीनिंग हैज टू बी डन बाय स्कूल टीचर्स, द टीचर हैज टू अप्रोच द स्क्रीनिंग कमिटी, जो स्क्रीनिंग कमिटी है उसको अप्रोच करके टीचर पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर कमिटी अगर उनको उनके कमिटी में भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे हो गया साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल सोशल वर्कर्स हैं, उनके थ्रू दे आइडेंटिफाई थ्रू द स्क्रीनिंग टेस्ट, देन उसको इंटरव्यू किया जाता है, पेरेंट्स को बुला के उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा चाहते हैं और मोटिवेट करते हैं चाइल्ड का एजुकेशन, क्योंकि इनका स्पेशल एजुकेशन होता है, क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रीम में आने से पहले उनको ज़रूरत है एक्स्ट्रा अटेंशन की, क्योंकि इनके बोलने का लिखने का तरीका अलग होता है, इसीलिए इनको ये कमिटी के थ्रू दे डिसाइड एक्चुअली इसको कैसे एजुकेट किया जाए ताकि ये लोग मेन स्ट्रीम में आ सके। फिर उनको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिलता है जो सबमिट करना होता है एजुकेशनल बोर्ड को, ताकि उनको वो स्पेशल अटेंशन मिले। ये फैसिलिटीज भी ज़रूरी है क्योंकि लर्निंग डिसऑर्डर हमारे उसमें देखा वी फाइंड इट एक्चुअली वेरी कॉमनली। सो इसमें एक टीचर का रोल क्या होगा, रोल ऑफ टीचर्स, और यू ऑल आर हाउस मास्टर्स और हाउस मिस्ट्रेसेस, so how you can promote mental health? So for that you have to develop a healthy relationship, good bonding with the child, क्योंकि वो घर के बाद तो घर तो छुट्टियों में भी जाता है, जैसे नहीं तो वो स्कूल में रहता है फिर हॉस्टल में रहता है, सो मैक्सिमम टाइम द चाइल्ड इज स्पेंडिंग इज एट स्कूल। Children, such children, they will have their teachers and housemasters and housemistresses close to them. If you are open to their opinions or what they want to discuss, if they are given the chance, they will feel free and talk about their issues also. Especially housemasters or housemistresses play a very important role because they are proxy parents. Parents के एब्सेंस में ये लोग ही उनका समझते हैं, प्रॉब्लम्स हो या अच्छा हो या बुरा हो। सो नो अदर पर्सन और एनी एजेंट इन द स्कूल will have the golden opportunity of interacting with adolescents more closely. जैसे आपको मिल रहा है चांस, बाकी सबको ऐसे चांस नहीं मिलता है, इसीलिए you can play the role of a good guide for the child, and tomorrow we are going to do the counseling and guidance course also, how to help the children through counseling or guidance. So इसके लिए क्या क्या जरूरत है, develop a very healthy relationship from the beginning and not with a crisis. पहले से अगर आपका बच्चे के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो तो
they will feel free and they will not hesitate to tell the truth. म्यूचुअल ट्रस्ट उसके लिए ज़रूरी है, रेस्पेक्ट, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो बच्चे में और टीचर में होना ज़रूरी है। अगर उनको ये सब क्वालिटीज थ्रू बिहेवियर प्रैक्टिस करके टीचर दिखाए तो दे विल ऑल्सो ट्राई टू एम्यूलेट द टीचर एट द सेम पेस to take responsibility for their actions. They have to be given the trust. They should be given a safe and healthy outlet for ventilation also. उनको सेफ अपना वो गुस्सा निकालने के लिए भी उनको ज़रूरी होता है सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. When the teachers have to identify the problem, identify the issue and the child's behavior. क्योंकि आपको मालूम है कि बच्चे का बिहेवियर नॉर्मली कैसा होता है. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द बिहेवियर द टीचर विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो. तो पहले जैसे बच्चा होता था अभी अगर उसमें तब्दीली आती है तो वो किस वजह से हो सकता है. यू कैन अंडरस्टैंड एंड विच कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली द बिहेवियर इज टर्निंग बैड और टर्निंग गुड. कौन सा एक्टिविटी, कौन से पर्सन और people who are responsible for that you can identify. Normalize the feeling and offer support. अगर उनको कुछ गलत फील हो रहा हो तब उनको, क्योंकि उनको लगता है ये मेरे साथ ही हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा है, बस में ही प्रॉब्लम हो सकता है. दिस काइंड ऑफ फीलिंग माइट कम टू देम. सो द टीचर एज अ टीचर और हाउस मास्टर यू हैव टू नॉर्मलाइज द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इनफ and offer your support. एम्पैथी इसीलिए बहुत ज़रूरी है. एम्पैथी वर्ड बहुत बार मैंने मेंशन किया है बिकॉज एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से बहुत ज़रूरी है. Then you have to create a long-term plan to support the mental health needs of the adolescent. ये नहीं कि एक बार कुछ कर दिया या एक बार क्लास में बुला के सबको समझा दिया फिर भूल गए. There has to be continuous effort from the side of the teacher, also from the authorities to take care of the mental health of the child. So peer education के लिए हमको जाना ज़रूरी है. Alternate recreational एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए स्कूल में. अगर बच्चे को उसमें दिलचस्पी नहीं है तो बाकी सब कुछ क्या कर सकता है उसका भी प्रोविजन होना चाहिए. ओपनिंग डिस्कशन अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स स्क्रीन टाइम का, ये सब बार बार वो डिस्कस करने से हैंकरिंग बोलते हैं हम. दे हैव टू लेट देम नो रिपीटेडली व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स. How to promote the feeling of connectedness among the peer group, the teacher has to take care of that also. Then never abuse the child's trust and your position. आप टीचर होके कभी भी, क्योंकि जो टीचर बोल देता है बच्चों को ज़्यादा बुरा लगता है और कोई बोले तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा. बट सिंस दे आर लुकिंग अप टू यू एज देयर गाइड, anything that you say or do will affect them very badly. So you be careful about what you are saying. So never abuse them and break their trust. And your position also has to be always that of a good friend only and who is really caring for them. Any questions? Are there any questions or we can proceed? So for all these activities or for all these disorders that we were discussing about, we have to identify. That is why we have studied what are the indicators, what are the signs and symptoms, how to take care of that, what is the role of the house master and house mistress in alleviating the problem. ये सब बात करने के बाद ये, क्योंकि आप लोग टीचर्स हो और ऑलवेज अवेलेबल हो आप बच्चे के लिए,
you have to learn about the few techniques of counseling and guidance also. So in connection with that, we will discuss what is counseling and how we can use that to help the children, and what are the methods that we can follow, and how to be a good counselor. अच्छा काउंसलर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, वो सब भी हम बात करेंगे, और क्या क्या करना नहीं चाहिए वो भी बात करेंगे, क्योंकि क्या करना ज़रूरी है वो तो समझ गए, क्या क्या नहीं करना चाहिए वो देखेंगे, कैसे गुड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप. When we talk about counseling, actually counseling services, कौन मतलब we can trace back to its origin actually. काउंसलिंग किसने शुरू किया था? अगर सोचे तो अर्जुन और कृष्ण, श्री कृष्ण के बीच जो बात हुई थी, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करें बिफोर द महाभारत. एक्चुअली दिस कुड बी द बिगिनिंग वी कैन से. सो इट इज़ नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ये हम लेके नहीं आए हैं कहीं बाहर के कंट्री से, एपीए ने नहीं दिया हमको, हमारे में मौजूद है ये काउंसलिंग एबिलिटीज, जो शुरू से हमारे एपिक उसमें लिखा गया है. सो काउंसलिंग का डेफिनेशन अगर देखा जाए तो दैट इज अ पर्सन कॉल्ड गस्टेड हु सेज counseling is sorry, I go, am I connected? Yes, madam, you are. Okay. So as for गस्टेड काउंसलिंग क्या है, उसका डेफिनेशन में उन्होंने लिखा है, इट इज लर्निंग ओरिएंटेड कैरिड ऑन 1-to-1 सोशल एनवायरनमेंट में होता है. ये काउंसलर हु इज कॉम्पिटेंट इनफ एंड नॉलेजेबल, वो असिस्ट करता है क्लाइंट्स को टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. काउंसलिंग के लिए जो आते हैं एक्चुअली वो खुद के बारे में इतने केयरफुली जान नहीं पाते हैं, इसीलिए दे नीड हेल्प एंड टू अंडरस्टैंड देयर ओन सेल्फ मोर properly, they come for counseling. So and perceive realistically defined goals. So they will set the goal for the counselee in a combined manner. In the end, the client becomes happier, healthy, and a productive person in the society. सो काउंसलिंग करने के बाद उसका रिजल्ट ये होता है कि द पर्सन विल बी द क्लाइंट. हम पेशेंट तो नहीं बोलेंगे, बच्चा नहीं बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे, बिकॉज दे आर कमिंग फॉर हेल्प. दे गेट हैप्पियर बिकॉज दे गॉट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, अपना साथ क्या हो रहा है उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलता है. दे लीड अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ इन द सोसाइटी. सो दिस इज काउंसलिंग एंड हाउ वी कैन use it for helping the adolescents. We'll see. Gladin is another psychologist who describes counseling as a short-term interpersonal theory-based process. It is short-term, interpersonal. Short-term means चला नहीं रहता है, ये थोड़ी दिन के थोड़ी सेशंस के बाद ये खत्म भी हो जाता है. ये इंटरपर्सनल है, थ्योरी बेस्ड है, ये रैंडमली नहीं करते हैं. देयर इज अ सिस्टम टू इट, देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्व इन काउंसलिंग. थ्योरी बेस्ड प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पर्सन who are basically psychologically healthy to resolve developmental and situational problems. So इसमें जो जिनको इंसाइट है खुद के अंदर क्या चल रहा है, उनको हेल्प करने के लिए काउंसलिंग यूज का किया जाता है. नहीं तो बाकी सब में जिनको पता नहीं होता है उनके साथ क्या होता है, उनको सीरियस हेल्प की ज़रूरत होती है. In that case, we have to take them to the psychiatrist for medication, or for serious issues, we contact their family members, yeah, higher authorities, everybody gets involved. So helping professionals to come and help the child is also very important. So psychiatrists, जैसे हैं, is there any question?
जो लोग साइकेट्री का है, हम बोलते हैं कि साइकेट्रिस्ट दे आर डॉक्टर्स एक्चुअली एमडी, और उनका मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करा सकते हैं उनके पास जाके। बायोमेडिकल मॉडल पे वो काम करते हैं, दे प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एंड रिजल्ट भी, उनका सर्टिफिकेट भी देते हैं। अगर सीरियस लर्निंग डिसऑर्डर किसी का है तो उसका सर्टिफिकेट भी हम इनसे ले सकते हैं। और साइकोलॉजिस्ट जो प्रोफेशनल होते हैं उनका डिग्री क्या होता है, पीएचडी या स्पेशलाइजेशन उसमें हो तो दे कैन हैंडल क्लिनिकल साइकोलॉजी, या पीएचडी किए हैं तो दे कैन हैंडल सच सिचुएशंस। सोशल वर्क में these people actually are qualified by doing the degrees in master's degree in social work, और पीएचडी करते हैं, और साइकेट्री सोशल वर्क उनका स्पेशलाइजेशन होता है। तो इन सब केस में वो हेल्प कर सकते हैं सच स्टूडेंट्स का। और हम जो स्कूल में काउंसलर्स हैं, दे ऑल आर क्वालिफाइड इनफ बिकॉज दे आर चोजन बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सो ये लोग काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं। पर्सनल क्वालिटीज क्या होता है, एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए गुड क्वालिटीज भी होता है, क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्वालिटीज क्या क्या है वो गुड एज अ काउंसलर उसमें होना नहीं चाहिए, ये पहले देखेंगे। जो काउंसलिंग करने को आता है बच्चों को, देयर शुड नॉट बी एनी इमोशनल डिस्ट्रेस। इमोशनली अगर खुद डिस्टर्ब्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, तो दे कैन नॉट डू जस्टिस व्हाइल डूइंग काउंसलिंग। देन कोपिंग पैटर्न उनका सही होना चाहिए। दे शुड नॉट बी पेशेंट देमसेल्व्स फॉर, उनका बैलेंस, इमोशनल बैलेंस होना जरूरी है। दे शुड नॉट बी लोनली, फीलिंग लोनली एंड आइसोलेटेड। अगर उनको खुद को अगर सही नहीं लग रहा है स्कूल का एनवायरनमेंट, उनको खुद को वो परेशान होके वो खुद को अलग करके रहते हैं, तो उनसे हेल्प अगर लें काउंसलिंग का तो इट मे नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। A need for love if they are very, और सेल्फ एक्सपोजर कितना होना जरूरी है, अगर उनको ये समझ में नहीं आए तो वो भी गलत है। सो और क्या क्या होना ज़रूरी है, प्रोफेशनल क्वालिटीज़ क्या क्या चाहिए एक इफ़ेक्टिव काउंसलर होने के लिए, या इफ़ेक्टिव हेल्पर बोल सकते हैं हम, क्योंकि आप लोग तो काउंसलिंग नहीं करते, आप लोग टीचर है। सो व्हाट आर द प्रोफेशनल क्वालिटीज़ दैट आर सपोज टू बी सीन इन एन इफ़ेक्टिव हीलर और हेल्पर। उसमें आता है एकेडमिक ट्रेनिंग होना ज़रूरी है, कॉम्पिटेंस होना ज़रूरी है उनको, दे शुड बी कॉम्पिटेंट। काउंसलिंग एथिक्स उनको मालूम होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे एक काउंसलर थी, शी वॉज वेरी मूडी, तो उसको जाके एक बच्चे ने कहा कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा होता, तो बार बार बोलते बोलते वो थक गई थी, वो बोली कि अच्छा जा मर। So that created a big problem actually in the school, and she was immediately expelled from the school, and she was not balanced herself. So ऐसे भी देखा जा सकता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये रोल काउंसलर का इन हैंडलिंग सच प्रॉब्लम। उनका वैल्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। when you talk about ethics, moral behavior and all, the counselor first has to be of good moral and ethical value उसका होना चाहिए। so how we can develop ourselves to become an effective counselor? दो आपका तो आप बोलेंगे हम लोग तो पढ़ के नहीं आते थे काउंसलिंग करना, फिर भी हमको ज़बरदस्ती किया जा सकता है, क्योंकि ये आपको आपकी क्वालिटीज़ को एनहांस करेगा। एज अ टीचर एंड एज अ गुड टीचर यू विल बी रेस्पेक्टेड मोर बाय द स्टूडेंट्स व्हेन यू नो द राइट टेक्निक्स एंड हैंडल द सिचुएशन मोर इफेक्टिवली। इसीलिए दिस थिंग्स आर बीइंग टॉट टू यू, एंड विल सी एक्चुअली what is guidance and what is counseling. Guidance जैसे guidance and other curricular areas, teachers and guidance workers जो है, they have to consider art, health and physical education.
ये सब करिकुलर एक्टिविटीज में उनको अगर दिया जाए तो आर्ट थेरेपी करके एक है, आर्ट थेरेपी के थ्रू भी बच्चों का जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स होता है उससे पता चलता है। ऐसा एक बात हुई थी कि यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट स्टोरी आल्सो इन व्हाट्सएप, इट डज द राउंड्स। एक छोटी बच्ची को अगर पूछे कि हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनका क्या रोल है, तो दे विल ड्रॉ समथिंग नाइस, टेम्पल या चर्च का वो ड्राइंग करके बताते हैं कि ये हमारा टेम्पल का प्रीस्ट है या फादर है। तो एक बच्ची ने वो ड्राइंग के थ्रू बताया था जिससे पता चला कि that girl child was actually sexually abused in the place of worship। सो ये सब मतलब आर्ट थेरेपी के थ्रू भी पता चलता है। बच्चों को बोलो तो देयर आर्ट also speaks a lot about what they are going through। So career information and guidance, career planning के बारे में हम कल बात कर रहे थे क्लास में। So guiding can be given by the school teachers and counselors and by the teachers while working with the parents also. This will be very helpful if they are having the knowledge of this different career options that is available। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे तो उसके लिए भी गाइडेंस जरूरी है। सो यू प्ले द रोल ऑफ अ guide in the child's life when you are telling them about what is good for their health and what good nutrition they can take in the form of different food items। So career information guidance भी बहुत ज़रूरी है आपको समझने के लिए, बिकॉज ये एक एरिया है जो टीचर्स गाइड कर सकते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। स्कूल का तो एक होता है फोकस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनको बताने के लिए कौन सा एरिया उनके लिए सही रहेगा। मोस्टली देखा गया है कि टीचर्स बच्चों को बोलते रहते हैं कि यू कैन डू डिफरेंट वेरियस वोकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज और वोकेशनल ट्रेनिंग में ये गाइडेंस देते हैं। देखा गया है जितना इंफॉर्मेशन टीचर्स को होता है अगर उसका सही तरह से इस्तेमाल किया जाए और बच्चे अगर फ्रीली आके उनसे बात करें तो दे कैन बी गाइडेड इन अ मोर इफेक्टिव मैनर और बेटर वे। वर्चुअल वर्ल्ड में भी गाइडेंस होता है। इसमें आई वुड ask you all to go through the activities that is in your book actually। जैसे उसमें केस स्टडीज भी है, एक्टिविटीज है, that if you can do immediately after the class you will find it easier। easy लगेगा आपको अगर उसी दिन जाके आप देख लें तो। साइबर वर्ल्ड में जैसे इंटरनेट पे जैसे इनका सोशल प्रोफाइल होता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो साइबर बुलिंग भी एक चीज़ है। किसी को हैरेस करना या बुली करना, चिढ़ाना किसी को, जैसे कल बात कर रहे थे उसका, तो उसका बैड इम्प्रेशन पड़ता है बच्चों पे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये नहीं कि सारा चीज़ अच्छा ही होता है, बुरा भी उसका वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। तो साइबर बुलिंग एक प्रॉब्लम है। आपका बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन व्हेन उनको आदत पड़ गया है साइबर बुलिंग में, उनको तकलीफ हो रही है, तो आप उनको बोल सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं थ्रू योर गाइडेंस। यू कैन गाइड देम प्रॉपर्ली ओनली व्हेन यू नो हाउ टू यूज द वर्चुअल वर्ल्ड। आपको अगर पता नहीं है तो बच्चे भी बोल के फ़ायदा नहीं सोचेंगे। So cyberbullying, which means creating, posting or sharing comments in any electronic form। किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए या हार्म करने के लिए साइबर बुलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब बच्चों का, जैसे आप देखे होंगे कि क्रिएट करते हैं किसी दूसरे के नाम से, उसका फिर फोटो मॉर्फिंग करके उसको चिढ़ाते हैं। तो ये सब द टीचर कैन हैंडल when you are quite aware and familiar with such issues and how to handle that also you should know। accordingly आपको बिहेव करना है। destroying and damaging other people's computer files
ये भी देखने को मिलता है कि ये दूसरे के कंप्यूटर में जाके वो फाइल्स इधर उधर करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे जाके देखो तो फाइल नहीं मिला। इस ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो उसी केस में आपको बहुत ही केयरफुली उसको हैंडल करना है ताकि यू कैन रिवाइव द फाइल इफ पॉसिबल। So counseling is a very important part of the school's guidance program. जो गाइडेंस प्रोग्राम आपके स्कूल दिया जाता है उसमें काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसीलिए वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आर फॉलोड इन काउंसलिंग। उसमें इंडिविजुअल काउंसलिंग भी होता है, ग्रुप काउंसलिंग, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग एंड ग्रुप काउंसलिंग। और उसमें स्टेजेस भी होते हैं। काउंसलिंग का मतलब ये नहीं कि बस आके बातचीत करके चले गए। काउंसलिंग का फर्स्ट रूल है दे हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट इज द कॉज व्हिच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द चाइल्ड। अगर प्रॉब्लम होता है तो कौन कौन से स्टेप में उसको एड्रेस करेंगे, बिकॉज इट इज द चाइल्ड विच इज गोइंग टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन विच इज सुटेबल फॉर हिम और हर विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर और काउंसलर। सो स्टेप्स भी होते हैं, उसके स्टेजेस होते हैं। इंडिविजुअल काउंसलिंग मतलब एक 1 to 1 एक बच्चा गया तो काउंसलर के साथ बैठ के वो बात करके फिर दे कम बैक। द सेशंस आर नॉर्मली 1 hour 45 minutes to 90 minutes इसका वो होता है। उससे ज़्यादा भी हो तो बच्चा टायर्ड फील करता है या क्वाइट वल्नरेबल हो जाता है टू फील मोर affected, they feel more affected by the symptoms when it is a lengthy process also. So we have to know when to stop the session. So individual counseling जो है उसके लिए the counselor can help in anxiety and depression, anger management। अगर गुस्सा बच्चे को बहुत आता है तो उसमें भी the counselor और the teacher can help। रिलेशनशिप इश्यूज होता है, सब्सटेंस एंड ड्रग अब्यूज, इन सब में पीपल विल अप्रोच अ काउंसलर फॉर दीज रीजंस। उसके लिए उनको हेल्प की ज़रूरत होती है तो दे कैन अप्रोच द काउंसलर। और यहाँ पे काउंसलर तो आपको मान के चलेंगे क्योंकि दे विल कम टू यू फॉर काउंसलिंग। सो द फर्स्ट काउंसलर विल बी यू, देन ओनली यू विल रेफर द चाइल्ड टू द स्कूल काउंसलर और the right authority or to the psychiatrist if there is a psychiatrist who visits the school regularly। उसी पे डिपेंड करता है। So individual counseling के सिलसिले में there is a person Dryden who has pointed out many benefits of individual counseling। So the benefits of individual counseling is it provides complete confidentiality। उसमें कोई दूसरा नहीं होता है सुन के उनको चिढ़ाने को, तुमको तो ये इशू है, तुमको तो ये बोले करके। So it provides complete confidentiality। It provides an opportunity to develop closer relationship between the counselor and client। जबकि ये लोग सेशन बुक करके जाते हैं काउंसलर के पास, वो एक establish करते हैं relationship with the counselor which is based on trust। trusting relationship develop करते हैं and it can be conducted to match the client's pace of learning। अगर वो लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो ये उसका भी पेस डिसाइड करते हैं। वो अगर स्कूल काउंसलर के पास जाके बोले कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन दे कैन डिसाइड व्हाट एक्स्ट्रा स्टेप्स कैन बी टेकन और एक्स्ट्रा क्लासेस कैन बी टेकन फॉर द पुअर चाइल्ड हु इज पुअर इन मैथ्स और साइंस और इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हो उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए जो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चाइल्ड। Counseling is very therapeutic when the client's major problems involve their relationship with themselves। क्योंकि ये एक जो developmental stage है adolescence, this is the stage actually they are trying to find out, वो खुद का identity find out करने में व्यस्त रहते हैं। तो उसके लिए ये therapeutic होता है उनके लिए जो लोग जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका खुद का होता है। इट इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी आउटसाइड अथॉरिटी और आउटसाइड स्टूडेंट और चाइल्ड और पेरेंट्स।
नॉर्मली इनका सोचने का तरीका को लेके उनको प्रॉब्लम होता है. सो फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर्स. फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर डिसाइड किया है एक रिलेशनशिप को अगर छोड़ दे, छोड़ के चलने के लिए, या समथिंग इज नॉट वर्किंग, देन इट मे हेल्प देम थ्रू द काउंसलर. दे कैन गेट गाइडेंस एंड दे कैन मूव ऑन इन लाइफ. It offers the counselors an opportunity to vary. So the counselor को opportunity मिलता है उनका interactive style with clients जो होता है वो दूसरे तरीके से हर for each client actually it is different depending on the personality of the counselor, also on the personality of the child. So in the process of counseling actually the counselor also is growing as a person, as a professional. So ये सब है फायदा इनमें. फिर इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता है इंडिविजुअल काउंसलिंग का, जिसमें वो क्लाइंट जो होता है या बच्चा होता है जो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है काउंसलर के लिए, बिना पूछे कुछ कर नहीं पाता है, हर बात उसको अप्रूवल चाहिए होते हैं. तो वो ये एक डिसएडवांटेज है. क्लोज इंटरेक्शन कुड बी थ्रेटनिंग समटाइम्स, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही मतलब इनएक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के बारे में, उनको जो बताए तो उस पर ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाता है, फिर उनको प्रॉब्लम होती है टू गेट सेपरेटेड एंड थिंक ऑन देयर ओन. सो दिस इज द डिसएडवांटेज अगेन. जिनको अकेले जाने में डर लगता हो या किसी स्टूडेंट का ये आदत होता है कि वो अकेले में बात नहीं कर पाता है, उनके लिए ग्रुप काउंसलिंग सही रहता है. 1-to-1 काउंसलिंग उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है. सो ग्रुप काउंसलिंग इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्रुप काउंसलिंग. जो होता है एक इंटरपर्सनल इंटरेक्शन जो होता है हर एक बच्चे में, वो हेल्प करता है अपने आप को समझने के लिए. हम दूसरे को देखें तो हमको सब देखें, अपना अगर प्रॉब्लम है तो हम सोचेंगे कि ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, बाकी सबके साथ भी प्रॉब्लम है. सो वो इतना परेशान नहीं होंगे खुद का प्रॉब्लम लेके. उनको लगता है कि मैं सबके साथ है तो हम मिलके इसका हल निकालेंगे. तो ग्रुप काउंसलिंग में ये हो गया. ग्रुप काउंसलिंग में दे एक्सप्लोर एंड एनालाइज द प्रॉब्लम्स टुगेदर. खुद सब बैठ के अपना प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और उसका तरीका भी निकालते हैं कैसे उससे बाहर आए. तो ग्रुप काउंसलिंग में काउंसलर का रोल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जब वो हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड वन सेल्फ ऑल्सो इंटरेक्शन के थ्रू. एंड उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. ग्रुप काउंसलिंग करने के लिए स्टेप 1 है प्लानिंग द ग्रुप काउंसलिंग, कैसे प्लान किया जाए. स्टेप 2 है कमेंसमेंट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ काउंसलिंग, जिसमें एक इनिशियल स्टेज होता है, एक ट्रांजिशन स्टेज होता है, एक वर्किंग स्टेज भी होता है. ग्रुप काउंसलिंग में जो प्लानिंग स्टेप होता है, पहले तो बच्चों को ग्रुप का साइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए. सो द साइज ऑफ द ग्रुप शुड बी not more than 8 members in the group normally. So when you are planning to have a group counseling, you must identify the similar type of issues that the children are facing. So accordingly they have to decide the theme. For example, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है ड्यूरिंग दिस गेम्स पीरियड, सबको सब प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी किसी को गेम्स पीरियड में प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल. तो जो लोग प्रॉब्लम हो रहा है करके बात कर रहे हैं, खेलते टाइम हमको ऐसे सर चकर रहा है, हमको खेल के लिए जाना नहीं है, सो ऐसे 7-8 बच्चे निकले फॉर एग्जांपल. तो उनको लेके हम लोग ग्रुप करा सकते हैं और ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू उनको वी कैन सेट अ थीम प्लान करने की ज़रूरत है. बिकॉज ऐसे ही उनको बुला दें काउंसलिंग के लिए आ जाओ तो उनके मन में डर बैठ जाता है. फिर क्यों बुलाए, क्या वो बात करेंगे, हमको ही क्यों बुलाए, हमको डांट पड़ेगी क्या, ये सब डर रहता है. सो थीम हैज़ टू बी ऑलरेडी डिसाइडेड
सो प्लानिंग फॉर द ग्रुप काउंसलिंग। सो इसके लिए थीम को अनाउंस करना ज़रूरी है। अनाउंस द थीम इज द स्टेप 1 for group counseling. Step 1 is group counseling, announcing the theme. Then planning the group size. Normally in larger groups, some members will not be able to participate. क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, लास्ट टाइम तो नहीं मिलेगा सबको बात करने के लिए। सो इतना भी बड़ा होना नहीं चाहिए ग्रुप जिसमें सबको चांस ना मिले बात करने को। छोटे ग्रुप में फिर इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए ग्रुप नॉर्मली, जिसमें आपको लगे कि बच्चे को लगे कि मैं अभी तो मेरा टर्न आएगा, मैं क्या बोलूँ। सो प्रेशराइज फील करेंगे, इतने कम बच्चे हैं, अभी तो मुझे फिर पूछे, अभी पूछे थे फिर से मुझे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँ। जिनको ये प्रॉब्लम होता है, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उनको प्रॉब्लम ये सब हो सकता है। सो प्लानिंग द ग्रुप साइज इज नॉर्मली यू कैन फॉर्म अ ग्रुप consisting of 8 to 10 students maximum, ताकि वो सही रहता है। जितना भी उनको वो करो, they will not feel pressurized. Then selecting the group members is also, कैसे सिलेक्ट किया जाए। जैसे बताया कि they should share a common problem और willingness for self reflection, अपना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, एक्सेप्ट करते हैं अब दूसरों का। इसी तरह उनको एक ग्रुप में लाया जा सकता है जिसमें ये जो थीम डिसाइड होता है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये लेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप काउंसलिंग, हर सेशन का टाइम और कितना होना चाहिए वो पहले से बोल के रखते हैं नॉर्मली, so that the children will know what to expect from the group session. पहले से प्लेस भी शुरू करने से पहले प्लान द प्लेस, डेट एंड टाइम। उनको ये नहीं लगे कि आज कहाँ पे बुलाएंगे सर या मैडम, आज क्या बात करेंगे। उनको पहले से हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग द ग्रुप काउंसलिंग, जिसमें अनाउंसिंग द थीम, प्लानिंग द ग्रुप साइज, सिलेक्टिंग ग्रुप मेंबर्स, planning the length and frequency is important, and planning the place, date and time is also important. उसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग, कैसे शुरू करें। फिर ये जो ग्रुप काउंसलिंग है उसको शुरू कैसे किया जाए, उसके लिए I hope I am clear up to this point. So there are different stages in counseling process. Initial stage, step 2 है कैसे काउंसलिंग किया जाए। एक है इनिशियल स्टेज, ट्रांजिशन स्टेज सेकंड आता है, उसके बाद वर्किंग स्टेज, देन कंसल्टेशन एंड टर्मिनेशन, कैसे टर्मिनेट किया जाए। इनिशियल स्टेज में ग्रुप मेंबर्स मिलते हैं एक दूसरे से, उसमें आप अपना रोल डिफाइन कीजिए और बाकी ग्रुप मेंबर्स का भी रोल डिफाइन कर दीजिए, ताकि उनको पता चले कि सर या मैडम हमको क्या क्यों बुलाए हैं, किस चीज़ के बारे में बात करनी है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं क्या बोलूँगी या बोलूँगा इस सेशन में। ये सब पहले से सोच के रख के आते हैं ताकि वो जब आए सेशन में एवरीबॉडी इज वेल प्रिपेयर्ड टू से देयर ओन व्यू पॉइंट। और उसमें अगर शुरू कैसे किया जाए, कौन पहले बात करेगा। सो यू कैन फैसिलिटेट द ग्रुप डिस्कशन बाय स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग इट as the first member. You must facilitate the condition to help develop trust by modeling genuineness दिखा के, warmth दिखा के, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। जो काउंसलर है उसको नॉन जजमेंटल एम्पैथेटिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ सुन के आप अगर जज कर दिए, अरे ये बच्चा तो जब भी देखो रोता रहता है, ये क्या करेगा बात, फिर ऐसा अगर बोल दिए, बोलने का तो मतलब टीचर बुरा नहीं मानते हैं बच्चे, क्योंकि ये सबको बोलते हैं, क्लास में देखे हैं। बट व्हेन इट इज अ स्पेशल सेशन दैट इज कॉल्ड फॉर इन द स्कूल एंड स्पेशली फ्यू चिल्ड्रन आर टेकन फॉर ग्रुप काउंसलिंग, उसका मतलब उनको कुछ प्रॉब्लम है अपने आप को एक्सेप्ट करने में, सेल्फ एस्टीम लो है,
या उनको खुद में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी मौके पर अगर उनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेंटेंसेस बोला जाए तो उनको बहुत ही बुरा लगता है और अपने शेल में घुस जाते हैं। फिर दे विल नॉट ट्राई टू कम आउट ऑफ देयर ओन सेल्फ क्रिएटेड प्रोटेक्शन शील्ड एक बना देते हैं, जिसमें किसी को वो बात नहीं करना पसंद करते हैं और किसी को अलाउ नहीं करते हैं उनसे कुछ पूछने का या जानने का उनके बारे में। So you have to be non-judgmental and you should be sure what you are saying in the group. So that any negative feedback that you give during the group session also will have a very negative impact on the children. So you be careful what you are saying to the, so that ये जो problems का solution करने बैठे हैं, each child will come up with their own solution for their own life differently. Only problem will be solved is they will be accepting each other and they will first accept themselves. खुद को एक्सेप्ट करने के लिए उनके लिए ये सेशन सही रहते हैं, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि बाकी सबको भी इसी में प्रॉब्लम हो रहा है। Then there is a transition stage after the initial stage. जो ट्रांजिशन स्टेज जो है वे ग्रुप मेंबर्स सबको मतलब बोला जाता है उनको कि अपने बारे में और बाकी सबके बारे में भी एक्टिवली दे स्टार्ट थिंकिंग एंड नोइंग अबाउट अदर्स बिकम्स अ टास्क राइट देम। जैसे what do you call it in okay I'm not sometimes I'm at loss for the हिंदी ट्रांसलेशन उसके लिए, लेकिन ये जो टेंटेटिव फीलिंग होता है इस टाइम पे मतलब इनिशियल स्टेज पे तो शुरू हो गया, ये एक टाइम पे एक ट्रांजिशन स्टेज जो होता है उसमें एक मोमेंटम आ गया, ये मोमेंटम आ गया, ये शुरू करा दे, फिर उसको कंटिन्यू कैसे करना है, ट्रस्ट बन गया, टीचर को ट्रस्ट करने लगे बच्चे। सो ईच टाइम दे कम फॉर अ मीटिंग दे वुड नो एक्चुअली टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प अस, लेकिन उसको फिर कंटिन्यू करा के रखना चाहिए ताकि उनके मन में डर ना बैठे कि ये तो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर का इसमें। There has to be consistent support. Consistent support means आप जिस हौसले से शुरू किए थे उसी तरह उनके सारे सेशंस में यू हैव टू मेंटेन द कैरेक्टर। लेकिन द ट्रांजिशन स्टेज जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट और रेबेलियस बिहेवियर भी देखा जा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट खुद को बताते हुए या खुद के बारे में बताते हुए बाकी सब अगर कोई इंटरफेयर करता है, इफ दे आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू टॉक या किसी ने ज़्यादा टाइम ले लिया बोलने के लिए, तो इन सब सिलसिले में प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। सो द टीचर शुड नो एक्चुअली हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। Then there is this working stage. ये जो वर्किंग स्टेज है इस स्टेज में मेंबर्स को लगता है खुद बहुत मामूली सा प्रॉब्लम था, ये तो बाकी सबको भी होता है, बाकी के प्रॉब्लम्स के बारे में उनको पता चलता है, फिर अपने बारे में भी वो इतना दे डोंट फील बैड अबाउट देयर ओन प्रॉब्लम्स एनीमोर एंड दे फील फ्री एक्चुअली टू डिस्कस अबाउट देयर ओन इश्यूज विद द टीचर एंड विद अदर ग्रुप मेंबर्स। ये सब होने के बाद then the teacher should know actually when to stop. It is important to know when to start and when to stop also, when to let go of the students. जैसे मतलब ये नहीं कि वो चलता रहा उनको फल भी मिल गया फिर भी आप बुलाते रहे, आपको भी पता होना चाहिए कब बंद करना है और टर्मिनेट कैसे किया जाए, ये सही तरीके से बंद भी होना चाहिए। एंडिंग ऑफ द ग्रुप सेशन शुड बी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्ली सो दैट दे विल नो कि इसके बाद टर्मिनेट होने के बाद 3-4 सेशन के बाद नॉर्मली
वो टर्मिनेशन आता है, क्योंकि ग्रुप में बैठ के ये लोग हल निकालते हैं एक दूसरे से बात करके, तो हर किसी मेंबर को टाइम मिलता है. So since they are given enough time to discuss about their own issues and they understand their own problem also, इसीलिए टीचर्स या द फैसिलिटेटर जो है काउंसलिंग लीड करता है, they will have the advantage of knowing when and who is going to speak. So termination of the session also is very important. So associated जो लोग होते हैं उनको उनका distress अगर खत्म हुआ हो तो closer of the session they can declare that the session has ended and they can keep themselves open for help. So ये सब ग्रुप काउंसलिंग में होता है. और एक है प्योर काउंसलिंग. प्योर काउंसलिंग में देयर कुड बी 2 people और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ हेल्पिंग रिलेशनशिप. प्योर काउंसलिंग का मतलब है कि जो इसी स्टेज से गुजर चुका है, दे आर मोर एनलाइटेंड. जैसे फॉर एग्जांपल इन ड्रग द एडिक्शन सेंटर्स दे हैव प्योर काउंसलिंग फैसिलिटी, जिसमें कोई ड्रग एडिक्ट पहले था, अभी ठीक हो गया है, उसको बुला के उसका लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करके दे विल बी लाइक sharing their experiences to help the other members who have the same problem, addiction problem, and try to help them through real life experiences, which is far better than an unaware person कि उनको पता नहीं चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं. सो इस सिलसिले में प्योर काउंसलिंग भी ज़रूरत है. तो प्योर काउंसलिंग इज फिक्स नॉर्मली, वो किसी को बुला के लाते हैं ट्यूटर जैसा. सो जिन बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है पर्टिकुलर एक्टिविटी में, अगर किसी का मैथ्स अच्छा है और बाकी स्टूडेंट्स मैथ्स में पुअर है, तो आप उनको बुला के प्योर एक्टिविटी में उनको डाल के प्योर काउंसलिंग करा सकते हैं. सो बेनिफिट होता है इसमें दोनों का, प्योर काउंसलर का भी, मेंटर जो होता है उसको मेंटर भी बोल सकते हैं हम, एंड द मेंटर मेंटी प्रोग्राम जो होता है, इट कैन बी अ टीचर और इट कैन बी अ सीनियर स्टूडेंट और स्टूडेंट फ्रॉम द सेम क्लास, जो आके स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आसान कर सकते हैं. एंड सपोर्ट इसमें देखते हैं कि लेट अस सी हाउ मेनी व्हाट आर द फंक्शंस द प्योर काउंसलर कैन परफॉर्म. स्कूल, क्योंकि ये स्कूल के सेटिंग में बात कर रहे हैं हम, ये जो प्योर काउंसलर होता है क्या क्या हेल्प कर सकता है. तो दे कैन सपोर्ट इन एकेडमिक एक्टिविटीज, इंडक्ट कर सकते हैं न्यू कमर्स को, किसी का अगर ट्रांसफ़र होके स्टूडेंट्स आए तो उनको भी हेल्प कर सकते हैं अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है एडजस्टमेंट में. हेल्पिंग इन रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट, वो हेल्प कर सकते हैं. सो ये जो मेंटर और मेंटी का प्रॉब्लम है, ये इसके थ्रू सॉल्व हो सकता है. एकेडमिक एक्टिविटीज़ में दे कैन हेल्प बाय हेल्पिंग अ स्टूडेंट who returns to the class after a long leave of illness. For example, कोई स्टूडेंट गया था घर पे किसी का डेथ हो गया या इलनेस की वजह से वो आ नहीं पाया, खुद बीमार पड़ गया कोविड के टाइम पे, जैसे लेट से कोई आए ज्वाइन किए, लेट से छोड़े नहीं घर पे, तो उसको जो प्रॉब्लम हुआ आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कूल, दे कैन पेयर द स्टूडेंट्स हु आर ऑफ द सेम प्रॉब्लम सेटिंग एंड देन दे कैन जो सेम प्रॉब्लम सेटिंग से आते हैं और उनको एक साथ करके द ट्यूटर और द मेंटर can help them. Provide help in understanding a difficult learning content also could be done by the mentor. Okay. So helping a student to develop better study skills, ये पढ़ा एकेडमिक हेल्प भी करते हैं, न्यू कमर्स को हेल्प करते हैं. जैसे ये स्कूल में आपके जैसे डिफ़िकल्टी होता है एडजस्ट करने में, न्यू सेटिंग है, बच्चा घर छोड़ के कभी गया नहीं, आके फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रह रहा है, तो उनको हेल्प करने के लिए सीनियर स्टूडेंट्स को बुला के आप लोग उनको काउंसलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोल सकते हैं आप.
So these are called peer counselors को बोलते हैं cross age counselors or mentors because they are also the senior students of the school. How to set up a ये सेटअप कैसे किया जाए peer counseling program को? So there are different ways actually. एक है conducting need assessment survey, then define the goals, select the peer counselors, then defining the role of the partners, then enlisting support of the school administration. इसमें क्या है? You can set up a peer counseling program by conducting need assessment. पहले इसकी need है कि नहीं, अगर ज़रूरत है तो कौन मेंटर बनेगा, आप कर सकते हो या आप सोचते हो कि सीनियर स्टूडेंट को बुलाए तो सही रहेगा या किसी दूसरे टीचर को बोले तो अच्छा रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू देयर मैथ्स और टू देयर साइंस अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू साइंस और इंग्लिश, किसी और को बुलाने से सही रहेगा. दैट यू कैन डिसाइड कंडक्टिंग नीड असेसमेंट बाय कंडक्टिंग नीड असेसमेंट सर्वे. सो बाद में फिर डिज़ाइन करते हैं आपकी थीम, उसका क्या होगा, फिर कैसे उसको कंटिन्यू करेंगे, कितना टाइम दे पाएंगे दूसरे को जो बुला रहे हैं, कितना टाइम ज़रूरी है और कितना दे पाएंगे, ताकि आप कमिट करें बच्चों को नहीं नहीं इतने दिन में आपका इतना चैप्टर क्लियर हो जाएगा, हम बुला रहे हैं अकॉर्डिंगली किसी को. तो उसके बाद जाके वो असेस करने के बाद वो ऑप्शंस डेवलप करते हैं कौन कौन से एरियाज में उनको प्रॉब्लम एरियाज में उनको ज़रूरत है हेल्प की. देन इट कंटिन्यूज. वंस यू डिसाइड द मेंटर एंड द मेंटीज डिसाइड that there are problems that they are facing is similar to other students that are going to join the same program. जो उनको लगता है कि सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है बाकी सब भी आके वही सेम चीज़ करेंगे. सो जबकि वो लोग डिफरेंट सेक्शन से डिफरेंट एरियाज से होते हैं, फिर भी उनका अगर प्रॉब्लम कॉमन है तो एक साथ बैठ के वो मेंटर के साथ जो सॉर्ट आउट कर सकते हैं. देन कम्स डिफाइनिंग द गोल्स. जो गोल होता है प्योर काउंसलिंग प्रोग्राम का, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पॉपुलेशन पे. कौन कौन से स्टूडेंट को ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली आप डिज़ाइन करते हो प्रोग्राम को. सेम एज ग्रुप का अगर है तो प्योर काउंसलिंग करेंगे, क्रॉस एज ग्रुप का है तो सीनियर जूनियर स्टूडेंट्स को एक साथ लेके डिसाइड करेंगे आप कौन सा प्रोग्राम है. देन डिसाइडिंग द थीम, ऑल दैट हैपेंस एज वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेजेस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस. सो इसके लिए कैसे सिलेक्ट करें प्योर काउंसलर को. The most important qualities that you require in a peer counselor that we discussed in the counselor also, empathy and non-judgmental attitude जो है उनको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एक तरफा डिसाइड नहीं करेंगे. दे हैव टू बी एम्पैथेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है. द एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, एक्टिव लिसनिंग उनका होना चाहिए. लिसनिंग तो सब करते हैं, सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, लेकिन कितना एक्टिवली लिसनिंग पावर उनका होता है. क्वेश्चंस पूछते कि नहीं, सुनते हुए वो लोग कितना आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं. अगर बोलते हैं तो अप टू रिलेटेड टू द कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं या अपना कुछ मान के चलते हैं बिकॉज दे आर प्रेजुडाइज्ड. उनको पहले से एक आइडिया उसके दिमाग में, इनके दिमाग में बैठ गया है. फॉर एग्जांपल इफ दे आर बायस्ड तो ये जस्टिस नहीं दे पाएंगे वो प्रोसेस को. इसीलिए उनको भी समझना चाहिए कि बाकी सबका व्यू पॉइंट भी कितना ज़रूरी है. इसीलिए सारे इकट्ठे हुए हैं द पीयर काउंसलिंग ग्रुप. सो दे हैव टू बी एम्पैथेटिक, सेल्फ कॉन्फिडेंट, दे शुड हैव द एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. उनको ये नहीं लगे कि बस आगे बुलाए आगे, बट अंदर ही अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे बच्चों का तरीका, जो सोचना है या बोलने का तरीका है, सोचने का तरीका है, पढ़ाई करने का आदत है या
अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसको डिफाइन नहीं करते हैं, दे शुड बी इंक्लूडेड एक्चुअली एंड दे शुड फील कंफर्टेबल। सो वो करने की ताकत होनी चाहिए उनमें। दे शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए उनके दिल में रेस्पेक्ट होना ज़रूरी है। नॉन जजमेंटल बिहेवियर भी होना चाहिए। नॉन जजमेंटल सोच और बिहेवियर दोनों होना ज़रूरी है। दूसरों को हेल्प करने का एक आदत होना चाहिए। ऐसे आप स्कूल में बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो लोग आगे बढ़ के आते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो, और बाकी सब साइड हो जाते हैं। तो इट इज़ आइदर इन देम और इट इज़ नॉट देयर एट ऑल। सो उनको इनेट नीड होना चाहिए, खुद की अपनी नीड होनी चाहिए जिसमें वो खुद दूसरे को हेल्प करते हैं। एंड दे शुड बी प्लूरलिस्टिकली ओरिएंटेड। तो उनको ये नहीं कि ग्रुप में प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में बात नहीं करेंगे। वो ऐसे ही टीचर को लगा कि मेरे साथ तो अच्छे से बात करता है, अच्छा स्टूडेंट है, तो उसको बुलाते हैं। जब उसको बुला के लेके जाते हैं टू बी अ प्योर एजुकेटर, तब उसका मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि क्योंकि उनको आदत नहीं होता है ग्रुप में बोलने के लिए। सो उनका प्लूरलिस्टिक ओरिएंटेशन भी ज़रूरी है। उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। दे शुड बी गुड कम्युनिकेटर्स। दे शुड बी ट्रस्ट वर्दी। बच्चे का अगर बात करने का आदत हो जाके बाहर सबके बारे में, तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा उनको। देन हाउ टू ट्रेन द peer counselors. Training the peer counselors is very important. They have to be trained. उनको बुला तो लिए, लेकिन उनको खुद को मालूम होना चाहिए कि कौन सा रोल वो प्ले करने जा रहे हैं। बच्चों को जैसे उनको ले लिए, तो दे शुड बी क्लियर and explained actually what they are expected to do with the group. Then defining the roles of the partners. Partners इसमें हो गए peer counseling program में। ये जो आते हैं, each member becomes a partner. So एक कोऑर्डिनेटर की भी ज़रूरत है जो फैसिलिटेट करेगा प्रोसेस को। सो देयर हैज़ टू बी अ कोऑर्डिनेटर। आप बना सकते हैं उधर ही, या मान के चलते हैं कि कोई कोऑर्डिनेट कौन करेगा। Then you have to enlist the support of the school administration. Without the support of the school administration, आपका जो भी करना, जितना भी काम करेगी वो सब बेकार जाएगा। So with the support of the administration, it has to be identified as important and it required by the school administration. So school administration has to be involved also in such programs, and their approval is very important. फिर उसके बाद है एक multicultural counseling. In a multicultural society, actually, the counselor and the client will always belong to the same culture or to the same group of beliefs and behavior patterns, because they are from the same culture. मल्टीकल्चरल काउंसलिंग होता है, इन्वॉल्व होता है जब दूसरे बच्चे आते हैं दूसरे कल्चर्स में, क्योंकि आजकल इतना मायने नहीं रखता है कि कहाँ से आया है, सबका बिहेवियर कैन बी चेंज्ड, सबका बिहेवियर चेंज हो सकता है। इसीलिए मल्टीकल्चरल काउंसलिंग में ये एक एफर्ट रहता है। अगर डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं बच्चे, तो उनको स्कूल में आके दे हैव टू बिहेव डिफरेंटली। आपने देखा होगा कि उनका कल्चर डिफरेंट है, पर स्कूल में उनका बिहेवियर अलग होता है। बट व्हेन देयर पेरेंट्स कम टू मीट, एक्चुअली इनका आदत बदल जाता है, बोलने का तरीका बदल जाता है। सो ये सब मल्टीकल्चरल काउंसलिंग भी देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि काउंसलर जो है उसका बैकग्राउंड जो भी है उसको भी भूल के दे हैव टू बी अडेप्टिव टू द काउंसलिंग सेटअप जिसमें मल्टीकल्चरल पीपल आर इन्वॉल्व्ड। I hope I am clear up to this point. Then there is this crisis counseling. Crisis अगर कभी आ गया, there are times when devastating changes in life come, जिससे फंक्शन करने की ताकत नहीं होती है।
बच्चे का घर में कुछ डेवस्टेटिंग चीज़ हो गया, स्कूल में आया तो किसी की खबर मिली कि किसी का मौत हो गया या जाना है, तो ये डिवस्टेटिंग सिचुएशन में उनको बताया कैसे जाए कि उनके साथ ऐसे हुआ है। ऐसे क्राइसिस पीरियड में काउंसलिंग ज़रूरी है। तो वो भी उसका काउंसलिंग के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चाइल्ड एब्यूज मतलब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एब्यूज, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है एब्यूज का। सो देयर कैन बी it can be a mental abuse or emotional neglect, it could be sexual abuse, or it could be exploiting the child commercially. So इस सब में वो बच्चे का जो है जितना उसका प्रॉब्लम होता है वो सब उसका वो टीचर्स they should actually identify the child's wrong kind of behavior or no reaction to the situation, or they become distant, emotionally distant. ये सब उनको ऑब्जर्व करके देखना होता है कि उनको हैंडल करेंगे कैसे। सीवियर इलनेस में काउंसलिंग ये भी ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का अगर लॉन्ग पीरियड के लिए इलनेस कंटिन्यू करता है तो ये रीज़न होता है काउंसलिंग के लिए। सीरियस इलनेस में टू प्रिवेंट सुसाइड ऑल्सो, सुसाइड प्रिवेंशन नॉर्मली उसके लिए भी काउंसलिंग होता है। अगर आपको लगे कि किसी का there is a harm to somebody's life or there is a probability that somebody might do some harm to himself or herself, उसमें सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। नॉर्मली बच्चे तो करते नहीं हैं इतने छोटे बच्चे, बट सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर भी दिखा सकते हैं। इसको बंद करने के लिए यू कैन इंक्लूड देम इन द काउंसलिंग। सब्सटेंस एब्यूज प्रिवेंशन के लिए भी आप टू स्टॉप दैट मिसयूज और रॉन्ग यूज ऑफ द सब्सटेंस, लाइक आपका मेडिसिन हो गया जो मिलता है अंदर पे कुछ नाम से वो मिलता है जो सबको मालूम नहीं, लेकिन जो लोग एडिक्टेड हैं वो इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं। अल्कोहल एडिक्शन हो गया, टोबैको हो गया, आपका पुड़िया जो खाते हैं ये भी बच्चों को ये देखा जाता है बच्चे भी पुड़िया खाने लगे हैं। पुड़िया मतलब कुछ हो तो उनको फिर बोलते हैं कि ये तो विथ the substance that is not actually recommended for consumption, injurious to health होता है, वो भी खाते हैं बच्चे। So उसके लिए you have to create awareness about the ill impact or the wrong impact of these substances on the child, and high risk behavior होता है इन बच्चों का जो लोग सब्सटेंस एब्यूज करते हैं। उनको मोटिवेट करना है ये छोड़ने के लिए, कैसे ये लोग ये सब्सटेंस को छोड़ सकते हैं। चिल्ड्रन को हेल्प करते हैं इन सब में जो लोग इसमें काउंसलिंग करते हैं उनको डेवलप करते हैं विद द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सोशो इमोशनल प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे का सोशल या इमोशनल प्रॉब्लम्स होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और टाइमली हेल्प कैसे उनको प्रोवाइड किया जाए, ये सब ये देख के हम अरेंज कर सकते हैं। That's all for today. Since there is a new component that I'll be starting tomorrow, I don't want to start that. Techniques of counseling. उसमें techniques कल करेंगे। उसमें we'll have more examples actually. So I'm leaving that for tomorrow. Any questions regarding to this class? Any doubts? No. Hello? So I would assume that there is no doubt about today's class. We can meet tomorrow again.
that's all for today. Thank you all for participating. Bye. Thank you, madam. Thank you.